एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस को लगे झटके की। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में अब कल इस मामले पर सुनवाई होगी। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि अगर आज रोक नहीं लगी तो चुनाव आयोग बीजेपी की निर्विरोध जीत का ऐलान कर देगा। इस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा और कल की डेट में सुनवाई की बात कह दी है। तो मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उतारी गई थी, नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, बताइए क्या हुआ कोर्ट के अंदर? क्या कांग्रेस के वकील ने दलील रखी और कोर्ट में क्या कहा गया? देखिए प्राची, देर रात ही जो कांग्रेस की तरफ से ये याचिका जो मीनाक्षी नटराजन है उन्होंने फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। हमने देखा कि देर रात ये पूरी याचिका फाइल की गई और आज क्योंकि इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं होनी थी, याचिका देर रात फाइल की गई थी, तो आज मेंशनिंग करना जरूरी था। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, वो उन्होंने इस पूरे केस की मेंशनिंग की। उन्होंने वो खड़े हुए और जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो ऑनलाइन जो है इस पूरी सुनवाई के अंदर जुड़े। सिंघवी ने इस पूरे मामले के अंदर कहा कि कल तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं इस पर मुकुल रोहतगी जो कि रिटर्निंग ऑफिसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि मैं इस मेंशनिंग का विरोध करता हूं। सिंघवी ने कहा कि पहले मुझे मेंशन करने दीजिए इस पूरे केस को। सिंघवी ने कहा कि आज ही परिणाम घोषित हो जाएंगे। इस पर जज ने कहा कि क्या इस तरह की मेंशनिंग नियमों के मुताबिक है, यानी कि कोर्ट ने यह पूछा कि क्या ये मेंशनिंग जो है वो नियमों के मुताबिक है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील है डीएस नायडू, उन्होंने कहा कि हम भी यही कह रहे हैं कि यह नियमों के मुताबिक नहीं है। लेकिन सिंघवी ने फिर यह कहा कि मैं यही कह रहा हूं कि आज कल सुन लीजिए, जब तक रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दीजिए। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि हम इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करेंगे, लेकिन आज जो रिजल्ट घोषित होने हैं उस पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन जल्द सुनवाई, क्योंकि आज ही इस केस की मेंशनिंग अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर की, तो कल इस पूरे केस को सुना जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से जो रिजल्ट घोषित होने हैं उन पर किसी जिस बात को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी, दरअसल उस बात पर कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस को चिंता यही थी कि एक बार अगर नतीजे घोषित हो जाएंगे तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और आज सुनवाई नहीं हुई, आज स्टे लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी की जीत अब तय मानी जा सकती है। शुक्रिया आपका अतुल, तमाम जानकारी के लिए। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां टीएमसी को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद प्रकाशिक बराइक ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक लगने वाला ये तीसरा सबसे बड़ा झटका है। पिछले 4 दिनों के भीतर राज्यसभा से टीएमसी सांसदों ने रिजाइन कर दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब प्रकाशिक बराइक के इस कदम ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। इस इस्तीफे के साथ ही राज्यसभा में अब टीएमसी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 10 रह गई है। टीएमसी के भीतर का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते के भीतर टीएमसी के 3 और सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। तो राज्यसभा में भी मुश्किलें हैं, लोकसभा में भी मुश्किलें हैं और विधानसभा के अंदर भी मुश्किलें हैं ममता बनर्जी के सामने। अब प्रकाशिक बराइक ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि बंगाल के जनादेश को देखते हुए उन्होंने निजी फैसला लिया। प्रकाशिक बराइक ने अपने अगले कदम के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन साफ साफ हिंट दे दिया है। बराइक ने कहा कि मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उसके मुताबिक वो अगला कदम उठाएंगे। सर, आपने रिजाइन कर दिया, आज क्या कारण रहा सर कि टीएमसी से एक के बाद एक आप तीसरे राज्यसभा सांसद है सर? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम करूंगा। क्या नाराजगी थी ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी पर्सनल से किसी नहीं ऐसा कुछ। सर, क्या बंगाल में बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। मैं 2023 से था,
डेवलपमेंट के लिए राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो भी हो रहा है। सर, अभी आप निशिकांत दुबे जी के घर में हैं, बीजेपी से आपकी क्या बात, क्या आप आने वाले समय में बीजेपी के साथ ज्वाइन बीजेपी, क्योंकि आपने तो राज्य समय का इंतजार कीजिए। अब देखिए, बेशक खुलकर कुछ ना बता रहे हों, लेकिन बराइक ये जरूर बता रहे हैं कि केंद्र सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं, इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य यानी कि बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बराइक के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। इससे पहले जिन 2 सांसदों की तरफ से, राज्यसभा सांसदों की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही वजह बताई। हालांकि नाराजगी की वजह खुलकर सामने आई। अभिषेक बैनर्जी से नाराजगी की जो खबरें हैं वो खुलकर सामने आई। और अभी हालात ये हैं कि ममता बनर्जी के साथ कौन है, इसे आप टिप्स पर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग ही शायद ममता बनर्जी के साथ बचे होंगे। एक एक करके पार्टी के सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और विधायक तो पहले ही अपने अलग नेता का ऐलान कर चुके हैं। तो ये मुश्किल है ममता बनर्जी के सामने। पार्टी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है, पार्टी को समेटना है, पार्टी को संजो कर रखना है। इसके लिए ममता बनर्जी कोशिशें तो कर रही हैं, लेकिन वो कोशिशें रंग नहीं लाएंगी। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, एक के बाद एक हर गुजरता दिन ममता बनर्जी के लिए एक नई मुश्किल, एक नई चुनौती के सामने आ रहा है। एक एक करके विकेट गिर रहे हैं और संख्या कम हो रही है ममता बनर्जी के साथ खड़े लोगों की। अब सवाल यही है, कितने लोग हैं जो ममता बनर्जी के साथ अभी इंटैक्ट या खड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर जो रिबेल खेमा है प्राची, वो जो क्लेम कर रहा है कि 20 लोग उनके साथ हैं, तो ऐसे में सिर्फ 8 ही लोग बचेंगे इधर ममता बनर्जी के साथ में, जिसमें एक तो उनके खुद के भतीजे अभिषेक बैनर्जी हैं। इसके अलावा अगर आप लोकसभा की बात करें तो महुआ मोइत्रा हैं। ये तमाम चेहरे हैं जो लगता है कि अभी उनके साथ खड़े हुए हैं। कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बैनर्जी, तो बहुत ही कम चेहरे हैं, क्योंकि इसमें से ये जो 8 चेहरे हैं, इसमें से भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और चेहरे भी हैं जो उस तरफ जा सकते हैं। राज्यसभा की अगर आप बात करें तो 3 सांसदों ने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके हैं और अब जो है बाकी सांसद जो है वहाँ पर भी संख्या जो है वो टीएमसी की कम होती नजर आ रही है। तो एक के बाद एक, और शायद यही वजह है प्राची के इंडिया ब्लॉक के साथ जो है ममता बनर्जी अपनी इस बिखरती साख को कहीं ना कहीं और अपने रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए इंडिया ब्लॉक को अब बहुत तरजीह देती हुई नजर आ रही हैं, या उसकी यूनिटी की बात जो है वो लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल आज एक और राज्यसभा सांसद ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन राज्यसभा के मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और अब एक के बाद एक जो है इस तरह की भी खबरें आ रही है कि चिट्ठी दे दी गई है जिसमें 19 जो सांसद हैं उनके नाम मेंशन है, क्योंकि अब तक इस तरह का कहा जा रहा था कि कौन लोग हैं, कौन 19 लोग हैं, उनको लेकर के जानकारी क्यों नहीं आ रही है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के खेमे से जरूर इस तरह की जानकारी है कि आज 4 बजे वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे और उनका कहना, अभी तक तो जो उनके करीबी सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी लेटर पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन बागी गुट का दावा है कि उनके पास 19+ का नंबर है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो आने वाले दिनों में इस चीज को लेकर के पूरी क्लैरिटी जो है वो हमारे सामने होगी, क्योंकि अभी जो स्कीम ऑफ थिंग्स लग रही है वो यही है कि लोग एक गुट बनाएंगे। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना है, कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये बागी सांसदों की संख्या बढ़ रही है। तो इसके साथ ही साथ उन सांसदों की संख्या भी सामने आ रही है जो भी ममता बनर्जी के सामने है। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें, टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने बागी होने से इनकार कर दिया है। 4 जून के बाद मैं दिल्ली नहीं गई हूं, प्रतिमा मंडल ने साफ कर दिया है। मेरे बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है। तो प्रतिमा मंडल, जिनका नाम बागी सांसदों में शामिल होने की जानकारी मिल रही थी या जिनके बारे में कहा जा रहा था कि प्रतिमा मंडल भी बागी सांसदों का हिस्सा हो सकती हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 जून के बाद से वो दिल्ली नहीं आई। झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है। मेरा क्षेत्र का लोगों का मन में एक झूठा खबर जो जा रहा है, उसके मन में ये भी लग रहा है हम प्रतिमा मंडल को घासीडुपुरे जोड़ाफुले प्रतीक में निर्वाचित किया है, आशीष दिया, वो क्यों जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ। 4 तारीख मेरा एस्टीमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे। मैं 4:20 का फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ
और उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं। तो मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ। और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो, क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। मैं ये बोल रही हूँ, झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए, इसलिए कि वो लोग दिशाहीन हो रहा है जो हमारा एमपी कहाँ गया है। तो मैं उनके साथ हूँ। घासेरू पुरजोड़ा फूल जो चिन्ह में मुझे जिताया गया है 2029 तक, मैं उनके पास ही उनके सम्मान दे रही हूँ। तो पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है। प्रतिमा मंडल ने भी इस लिस्ट से अपने आप को अलग कर लिया है, साफ कह दिया है कि मेरे बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है, मैं अभी टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ ही हूं। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, कुछ भी कहना, कुछ भी प्रेडिक्ट करना पश्चिम बंगाल में बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। जो करीबी लगते हैं ममता बनर्जी की वो बागी खेमे में नजर आते हैं और जिनको बागी समझा जाता है वो कहते हैं मेरे बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है। कौन किसके साथ है ओंकार इस वक्त पश्चिम बंगाल में? जी देखिए, ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। जैसे कि माला राय को ममता बनर्जी के काफी करीबी माना जाता है, लेकिन ये खबर मिल पा रहा था कि माला राय भी बागी सांसदों के साथ है। तो ये अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है कि माला राय किनके साथ है, सायनी घोष वो किनके साथ है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से ये तो बयान आ गया है कि वो जो खबर फैलाया जा रहा है ये सही नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी के साथ कौन है और काकोली घोष दोस्तीदार के जो गुट बनाया गया है उस गुट के साथ कौन है, ये धीरे धीरे क्लियर हो पाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक जैसे कि बागी सांसदों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके गुटों में टोटल 20 सांसद है। अब देखने वाली बात होगी कि 20 सांसद में 20 ही क्या सिग्नेचर किया है, यही देखने वाली बात इस वक्त है। प्राची, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही दिलचस्प है कि कितने सांसदों ने सिग्नेचर किया है और कौन किसके साथ कितनी बड़ी संख्या में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। टीएमसी के राजनीतिक संकट के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हो रही मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में राहुल और प्रियंका के साथ एआईसीसी महासचिव प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष शामिल हैं। इस मीटिंग में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जा रही है। तो एक बड़ी बैठक है जो कांग्रेस इस वक्त कर रही है और इसमें देश के हालातों पर चर्चा की जा रही है। और जाहिर बात है जो सियासी संकट इस वक्त इंडिया अलायंस के सामने खड़ा हुआ है उन तमाम बिंदुओं पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस की रणनीति आगे क्या रहने जा रही है, कांग्रेस किस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ने जा रही है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक का हिस्सा हैं, एआईसीसी के सभी महासचिव हैं, राज्यों के कांग्रेस प्रभारी हैं, सभी राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष हैं। आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। देश पे उपजे मुद्दों को लेकर कांग्रेस की कितनी एग्रेसिव रणनीति होगी इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इंडिया अलायंस में कांग्रेस का क्या महत्व होगा इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही साथ टीएमसी क्या मुख्य एजेंडा हो सकती है, क्योंकि खबरें तो इस तरीके की सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी ने इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया है। सोनिया गांधी से लगातार उन्होंने मुलाकात की है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बात को लेकर भी इस बैठक के अंदर कोई चर्चा की जाती है। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है। विजयलक्ष्मी, आप ही बताइए इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या समझ में आता है? क्या टीएमसी को लेकर ममता बनर्जी के सामने खड़ी हुई मुश्किलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक के अंदर? देखिए प्राची, हमारे सूत्र कह रहे हैं टीएमसी पर तो इस बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी। इस बैठक में चर्चा होगी कांग्रेस के आगे के रोड मैप पर। और इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन का जो प्रकरण हुआ है जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक मैंडेट चोरी जीतने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कर दिया है, इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है जिसको कहते हैं ना हिटिंग द स्ट्रीट्स, यानी सड़क पर भी वो लड़ाई लड़ने का एक कांग्रेस पार्टी जो है वो
मन बना रही है। और हमें सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें एजिटेशन, बड़े एजिटेशन कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कर सकती है। जैसे महंगाई का मुद्दा है या वेस्ट एशिया का मुद्दा है या तमाम और मुद्दे हैं, आर्थिक संकट की बात जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार करते आ रहे हैं, उसको लेकर के आगे कैसे चॉकआउट की जाए अपनी स्ट्रैटेजी, कैसे प्रोटेस्ट किया जाए, किन किन राज्यों में किस तरह से सरकार को घेरा जाए, और इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन के मसले पर किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये जो है उनको लगता है कि मीनाक्षी नटराजन की गलती नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई नोटिस, सिर्फ एक नोटिस के आधार पर उनका नामांकन जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता है। तो और बीजेपी का मैनिपुलेशन वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 3 सीटों पर उन्होंने नामांकन इसीलिए भरवाया मध्य प्रदेश से। ठीक है विजयलक्ष्मी, मसले बहुत हैं। कांग्रेस बार बार मैंडेट चोरी का आरोप लगाती है, वोट चोरी का आरोप लगाती है, महंगाई का मुद्दा भी उठाती है, आर्थिक संकट का भी मुद्दा उठाती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बैठक के बाद से कितना एग्रेशन कांग्रेस के नेताओं में नजर आता है, वो कितना सड़कों पर उतरते हैं। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। एक तरफ राहुल प्रियंका कांग्रेस की मीटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार की भी एक बड़ी मीटिंग हो रही है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। मीटिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। बैठक में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य पाने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य और विकास का मुद्दा फोकस में है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी तनाव का भारत की महंगाई और आर्थिक स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी रणनीतिक चर्चा इस बैठक में हो रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक के बारे में आपको? और ये बैठक चल रही है ऑलरेडी, और समावेशी विकास विकसित भारत ये इस बार का थीम है। और समावेशी विकास के हिसाब से बात करेंगे, मानव समावेशी विकास तो किस रूप में, जो फोकस वाला एरिया है उसमें जैसे शिक्षा को लेकर, रोजगार, स्किल, इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा होगी इस थीम के अंतर्गत। दूसरी चीज़ की किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, उसको लेकर बहुत विस्तार से बात होगी इस बैठक में। और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सारे अपनी राय रखेंगे। और इसके अलावा समानता के हिसाब से किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सके, लोगों की भी समानता कैसे रहे, और उसमें इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे या डेवलपमेंट के मामले में। तो ओवरऑल आप देखें तो ह्यूमन इंडेक्स पर देश को कैसे समावेशी विकास के रास्ते पर लेकर जाया जा सकता है, जिससे कि विकसित भारत का आपका जो लक्ष्य है 2047 का, प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारत को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के हिसाब से अपने हर कदम को उठाना है। तो उसको लेकर बहुत विस्तार से यहाँ पर राज्यों और केंद्र सरकार की भी चर्चा होगी। और सहकारी संघवाद के हिसाब से करें तो ये बेहतरीन मॉडल माना जाता है, जहाँ पर केंद्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे संवाद करती है डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा की जाएगी। जो आने वाले मुद्दे हैं इस देश में, या फिर जो संकट इस वक्त है देवेंद्र, जिसके बारे में सरकार बार बार कहती भी है और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्या इसको लेकर भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा संभव है? देखिए, फोकस जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें जब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है तो उसका एक थीम रखा जाता है, एक एजेंडा रखा जाता है। और उस एजेंडा के हिसाब से अगर बात करें तो इस बार का एजेंडा ये है कि समावेशी विकास और विकसित भारत, और उसमें जो अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं उन पैरामीटर्स को मैंने आपको बताया। और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारी चीज़ें तब आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आपको देश से बाहर की जो समस्याएं हैं उसका असर देश पे बहुत ज़्यादा ना हो, या अगर कोई क्राइसिस है, कोई संकट है, तो उसको कैसे बेहतर तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ और किया जा सकता है, इन सारे पहलुओं पर तो विस्तार से चर्चा होगी। प्राची, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। वहीं यूपी से बिजली पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और यूपीपीसीएल चेयरमैन में झगड़ा बढ़ गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और कि बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्यों की। यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल पर एके शर्मा भड़क गए हैं। उन्होंने लिखा, मेरे विभाग के फैसले न्यूज चैनल से पता चलते हैं। संकट के वक्त आशीष गोयल कहां गायब थे? मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस फैसले से सरकार की छवि खराब हुई है और विभाग की बदनामी हुई है। उन्होंने पूछा कि इतने महत्वपूर्ण फैसले पर मंत्री को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया है। तो ये झगड़ा
मंत्री जी का और यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन हैं उनका अब खुलकर सामने आ रहा है। विशाल, आप ही बताइए, झगड़े के पीछे की वजह क्या है और मामला इतना बढ़ कैसे गया कि मंत्री जी को ही कहना पड़ रहा है कि बिना मेरे संज्ञान में लिए इस प्रदेश में फैसले किए जा रहे हैं मेरे विभाग के? प्राची, उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि मंत्री जी ने बाकायदा अपने लेटर में लिखा है कि न्यूज़ चैनल के ज़रिए मुझे जो फैसले लिए जाते हैं उसकी जानकारी मिलती है, जो भी फैसले लिए जाते हैं मुझे जानकारी नहीं दी जाती है, और उसके बाद न्यूज़ चैनल पर जब खबर चलना शुरू हो जाती है तब मुझे उन फैसलों की जानकारी होती है। यानी कि जो समन्वय होना चाहिए किसी भी विभाग के मंत्री का उसके अधिकारियों के साथ, वो कम से कम ऊर्जा विभाग में उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से गायब नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं आशीष गोयल उनको, और कहा है कि जिस तरीके से बिजली कर्मियों को सुनियोजित तरीके से निकाला गया है, जिन लोगों ने 15 सालों से मेहनत की है, काम किया है, उनको टारगेट करके निकाला गया है और ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम दाग मौजूद हैं। तो ऐसे में ये चिट्ठी है, ये अपने आप में दिखाती है कि ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं और ऊर्जा विभाग के जो सीनियर अफसर हैं उनके बीच किस तरीके से तालमेल पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने इस बात चिट्ठी में ये भी लिखा है कि 29 मई और 30 मई को बाकायदा एक बड़ी मीटिंग होनी चाहिए थी विभाग की, और यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है आशीष गोयल वो बगैर जानकारी दिए हुए मुख्यालय यानी कि लखनऊ से बाहर थे। इसी वजह से ये मीटिंग आमने सामने बैठ करके नहीं हो सकी और इस मीटिंग को ऑनलाइन किया गया। उत्तर प्रदेश में प्राची लगातार इंडिया टीवी ने दिखाया कि किस तरीके से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई थी, किस तरीके से लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया था और उसके बाद बैठक करके बिजली विभाग की जो आपूर्ति है, जो समस्या थी, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त कराने की कोशिश की थी। लेकिन मंत्री के बीच में और अधिकारी के बीच में अगर इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप तो बहुत छोटा वर्ड होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा विशाल, तो यही कहा जाएगा कि बिजली का करंट भारी ना पड़ जाए कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आने वाले चुनावों में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अब एमपी की खबर आपको बताएंगे, एक ऐसी खबर जिस पर सियासी घमासान बढ़ना तय है। मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी। मोहन यादव सरकार ने 23 साल पुराने 2 चाइल्ड नियम को समाप्त करने का फैसला लिया। अब 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों पर सरकारी नौकरी पाने की कोई रोक नहीं रहेगी। 2001 में दिग्विजय सिंह की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लागू किया था। मोहन यादव सरकार ने कहा कि नए नियमों का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक सुझावों के लिए रखा जाएगा। अंतिम अधिसूचना जारी होने तक 2 बच्चों की बाध्यता को लागू नहीं किया जाएगा। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर। अनुराग, बताइए क्या फैसला नया मोहन यादव ने लिया है और इससे अब किस तरीके से सियासी सरगर्मी मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है? देखिए, सियासत इस पर चरम पर हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। 2001 का 26 जनवरी का दिग्विजय सिंह का ये फैसला था। तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सरकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी भी हैं। सर, इस फैसला लेने की वजह क्या है? बहुत दिनों से ये बात नीचे से आ रही थी कि ये जो बच्चों की संख्या को लेकर राइडर है इसको हटाया जाए जी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बच्चों की संख्या से संबंधित जो पाबंदी या राइडर था उसको हटाया गया है सरकारी नौकरी से। जी जी, पर इसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही थी सर। ये मेरा इससे एक तो व्यापकता आएगी, लाखों लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है जो इससे वंचित रह रहे थे। ये हो रहा है, इससे फायदा ही होगा। सर, ये तो ये बीजेपी का ये संघ का एजेंडा। देखिए, मुझे लगता है इस तरह के हर चीज में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। सही मायने में इस निर्णय का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। इससे व्यापकता आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं सरकार के मंत्री हैं, साफ तौर पर कहना है कि इससे व्यापकता आएगी। हालांकि बड़ा सवाल इस पर यही है, कांग्रेस का कहना है ये एक एजेंडा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है 26 जनवरी 2001 में दिग्विजय सिंह ने ये फैसला इसलिए किया था कि जनसंख्या नियंत्रण रहे। हालांकि लंबे समय से जो कर्मचारी संगठन है और जो तमाम संगठन है वो ये मांग कर रहे थे कि इस तरीके की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस उस पर सवाल उठाएगी और उस पर सियासत भी होगी। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।